हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर की। इस पोटेंशियल में जो बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, वहां पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से जब जोड़ देते हैं तो उनका कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, और आगे ये भी समझेंगे कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कितने इंटरेस्टिंग बन सकते हैं। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। और हाँ, बात शुरू करने से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये बोर्ड्स के साथ साथ जेई नीट के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो जो बच्चे जेई का या नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस सारे वीडियो देखकर पूरी तैयारी कर सकते हैं, फिजिक्स बहुत ही आसान भाषा में। और ये वीडियो लेक्चर्स आप सीक्वेंस या सीरियल वाइज देखिएगा, जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटे नहीं। बीच में जंप करेंगे तो होगा क्या कि कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ छूट जाएंगी। सीरियल वाइज सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर। और आपको नीट वगैरह एग्जाम देने जाएंगे, जेई का देने जाएंगे, बोर्ड का देने जाएंगे, एकदम मक्खन की तरह कर लेंगे। खैर, बात को शुरू करते हैं। तो जैसा टॉपिक में बात कर रहा था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही ये सारी चीजें आएंगी। बात शुरू करते हैं पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर की। आप जानते हैं कि जब कोई कंडक्टर हम लेते हैं, किसी भी शेप का कंडक्टर ले लीजिए, इसको हम चार्ज कर देते हैं। मान लीजिए इसको हमने क्यू चार्ज दे दिया सपोज, तो कंडक्टर के बाहर ही चार्ज, इसकी सरफेस पे ही चार्ज रहता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ तो ये भी चुके हैं कि इसका पोटेंशियल क्या होने वाला है। आप ध्यान से देखें, और आपको मालूम भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कंडक्टर से निकलती हैं सरफेस से, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं। यानी इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिक लाइंस का सरफेस पर जीरो होता है। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऐसे लिख दे रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सरफेस ऑन द कंडक्टर पर जीरो। यानी सरफेस पे जब आप मूव करेंगे तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जब वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल में कोई डिफरेंस भी नहीं होगा। जो पोटेंशियल एक पॉइंट पर है, P पॉइंट पर है, वही दूसरे पॉइंट Q पर भी मिलेगा, वही यहां PQR पे भी मिलेगा। क्योंकि यहां से यहां तक आने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है। और पोटेंशियल आता कहां से है, आता तो वो पर यूनिट वर्क डन से ही है। वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की ही कहानी है। तो जब वर्क डन ही नहीं करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को, तो काहे का वर्क डन जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी उस समय उधर की जीरो, डिफरेंस दोनों के बीच में। और इस वजह से पोटेंशियल में भी कोई फर्क नहीं। यानी जो पोटेंशियल P का है वही Q का है, वही R का है। और यही लॉजिक अंदर लगा दीजिए। आपको मालूम है कि कंडक्टर के अंदर ये क्या है, कंडक्टर, वैसे तो ऊपर लिखा ही हुआ है, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो कंडक्टर होने की वजह से इसके अंदर आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, शून्य। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो इनसाइड द कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। अब अगर हमको ये मालूम है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो यहां से अगर हम किसी पॉइंट M पर जाना चाहें तो भी हमको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। भाई कहेगा वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो आप M पे जाना चाहें या N पर जाना चाहें, कहीं पर भी मूव करना चाहें, इन सभी जगह पर आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना है। यानी जो पोटेंशियल P का है वही पोटेंशियल MZN का है। सरल भाषा में जो हम इसका एक्सट्रैक्शन, इसका निचोड़ समझ सकते हैं वो ये है कि ये कंडक्टर का हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है। हर जगह कहने का मतलब सरफेस पे जितना होगा हर पॉइंट पर उतना मिलेगा, और सरफेस के अलावा कंडक्टर के अंदर भी वही पोटेंशियल होगा। और सरल करने के लिए, जैसे आपका दिमाग बात को पकड़ ले, डिजिट्स को हम लोग ज्यादा पकड़ते हैं, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि सपोज करिए ये एक चार्ज कंडक्टर था हमारे पास, और इसका इस पॉइंट P पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, है ना। यहां पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो बच्चों 10 वोल्ट यहां भी मिलेगा, 10 वोल्ट यहां भी मिलेगा, इसके अंदर भी 10 वोल्ट मिलेगा, इसके अंदर कहीं पर भी 10 वोल्ट मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कंडक्टर पूरा पीस, एज ए सिंगल पीस, सिंगल पोटेंशियल पर रहता है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बार बार क्यों बोली जाती है कि इस पे सरफेस करंट कोई नहीं है, और इस कंडक्टर के अंदर भी कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहे हैं, यानी करंट फ्लो नहीं कर रही है।
उसे बार बार बोलते हैं अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। जैसे आप ये ना समझे कि ये कंडीशन कौन सी है, बहुत सरल सी बात रहती है। सरफेस पे कोई चार्ज नहीं और इनसाइड द कंडक्टर भी कोई चार्ज नहीं। तो ये जो सिंगल कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर ये सिंगल पोटेंशियल पे रहता है। सिंगल पोटेंशियल लिख देता हूं, जो भी होगा पोटेंशियल पर रहेगा अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। फिर कहना पड़ रहा है जैसे बात पूरी तौर पर सही ठहरे। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या थी मैंने बताया कि सरफेस करंट शून्य और इस कंडक्टर के अंदर भी करंट होनी चाहिए शून्य। चलिए, बात छोटी थी लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया जैसे कहीं से आपको कोई तकलीफ ना हो। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर हम दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए एक कंडक्टर है भाई, इसका अपना कोई पोटेंशियल है, एक कंडक्टर नंबर 1 और ये रहा कंडक्टर नंबर 2। अब इनको आपस में अगर हम एक तार से जोड़ देते, कंडक्टिंग वायर, कॉपर का तार घर में यूज होता, समझ लीजिए उसी से जोड़ दिया, तो चार्ज की शेयरिंग कैसे होगी? मान लीजिए इस पे Q1 चार्ज था शुरू में और Q2 था, तो चार्ज कैसे मूव करते हैं भाई? किधर से किधर जाएंगे चार्ज? हमने 10th में स्टडी किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस ही वो एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाते हैं और निगेटिव कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं। खैर, इस बात को फिर से थोड़ा आसान करने के लिए, आपके दिमाग तक पहुंचने के लिए 10th में जो बात पढ़ी थी वही दोहरा रहा हूं, बहुत सरल। सपोज करिए पानी के 2 टैंकर हैं हमारे पास। एक टैंकर मैं बना देता हूं इस तरह का और दूसरे टैंकर को थोड़ा मैं नीचे रख देता हूं, सपोज मैं ऐसे रख देता हूं और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाना चाह रहा हूं, उसको मिटाने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन चलिए, तो मैं इसको बड़ा बनाता हूं जिसे आप इमेजिन कर सकें। ठीक, इसके सामने काफ़ी बड़ा लग रहा है ये, बहुत अच्छी बात। अब क्या करते हैं, इन 2 टैंकरों, इन 2 टैंक हैं, इनमें पानी भर दिया बच्चों हम लोगों ने। मान लीजिए पानी भर दिया, इतना वाटर भर दिया, पानी भरा हुआ है बढ़िया एकदम, है ना। ये टैंकर बी और ये टैंकर साहब ए और ये बी, और यहां पर पानी ऐसा भर दिया। अब समझ गए होंगे लेवल है पानी का, बहुत सुंदर सी बात है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं और यहां पर एक नॉब लगी थी जो मैंने खोल दी, अब एक स्टॉप वॉच भी आप लगा सकते हैं थोड़ा सा और कानून देने के लिए, ऐसे करके, या इसको पारी करा दीजिए, जिससे वॉल्व है जिससे आप खोल खाल देंगे तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब आप जानते ही कि अगर मैं इसको ओपन कर दूं, वॉल्व को अगर ओपन कर दूं, तो पानी कहां से कहां जाएगा? आपको मालूम है कि पानी जिसका लेवल ज्यादा होता है वहां से कम लेवल की तरफ जाता है। तो पानी का फ्लो क्या होगा? पानी का फ्लो ऐसे शुरू हो जाएगा और तब तक पानी इसमें फ्लो करेगा जब तक, जल्दी से बनाना चाह रहा हूं, जब तक ये दोनों टैंकरों में पानी का लेवल बराबर ना हो जाए, तब तक ये फ्लो करेगा। देखिए, पानी का लेवल बराबर होना है, तो तब तक ये इसमें जाता रहेगा। ये ए था, ये बी था, तो अगर ओपन कर देंगे तो पानी का लेवल से कम पानी के लेवल तक फ्लो करेगा मामला। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा टैंकर है, पानी इसमें ज्यादा है। पानी इसमें, मान लीजिए आपको समझाने के लिए लिख दूं, 10 लीटर पानी है, 10L लिख दूं तो शायद समझ जाएं, और इसमें कितना पानी है? ओनली 2 लीटर्स। तो पानी ज्यादा कम नहीं, पानी को कैसे कनेक्ट करेंगे भी? चार्ज से। तो पानी ज्यादा से कम की तरफ नहीं जा रहा है, ये 10 लीटर से 2 लीटर की तरफ जाए। ध्यान देना, कहां से जा रहा है? पानी के लेवल से। तो ज्यादा पानी का लेवल जहां पर है वहां से पानी फ्लो करेगा कम पानी के लेवल पर, और कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों पानी का लेवल बराबर ना हो जाए। अब यही एनालॉजी, यही अनुरूपता हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अप्लाई कर देंगे। अब आपको कैसे सीख लेना है कि इसका जो लेवल होता है इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देंगे। समझने के लिए, ये जो लेवल की धारणा थी, लेवल की चर्चा थी, इसको हम इलेक्ट्रिक
केवल पोटेंशियल भी कहें तो इलेक्ट्रिक ही समझिएगा, क्योंकि अभी तो हम लोग इसी चैप्टर की बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा कर रहा है, लेवल पानी का, और ये कैपेसिटी समझ लीजिए चार्ज है, क्यू चार्ज। अब इसी बात को समझते हुए मैं आपसे बोलूं कि साहब मैं डिजिट्स लिखता हूं, जैसे आप ज्यादा सुंदर तरीके से दिमाग चले, आपका आसान भी लगे, फिर बात पकड़ लेंगे। मान लीजिए यहां पर मैंने चार्ज दिया 20 कूलाम का, और सपोज करिए इसको कूलाम दिया 5 कूलाम का। अब मैं आर्बिट्री फिगर लिख रहा हूं और मैं ये बोल दूं कि इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है 8 वोल्ट, तो किधर से किधर चार्ज आएंगे बताइए? तो आपको ये चार्ज नहीं देखना है, पानी की क्वांटिटी नहीं देखनी है, आपको लेवल देखना है। यानी ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाते हैं। तो 4 पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमारा 10 पोटेंशियल से किधर 8 पोटेंशियल की तरफ होगा, ना कि 4 से। तो देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं समझ लेना है कि ज्यादा चार्ज कम चार्ज, ज्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं ना। हम लोग को यह सीखना है, ध्यान देना है, जो पता भी होगा आपको, मैं तो बस उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग करके बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें ध्यान क्या रखना है कि पोटेंशियल किसका ज्यादा है किसका कम। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेन कारण, मेन रीजन, या ओनली रीजन ऐसा बोल लेना चाहिए, मेन रीजन जो चार्ज को फ्लो कराता है। आप समझ पा रहे हैं? वही मजबूर करता है, क्योंकि उसी वजह से भी आप देखेंगे तो वो तार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और उसी वजह से फोर्स डेवलप होगा। अभी बात करते हैं उसकी, लेकिन ये मूलभूत बात प्रिंसिपली मेरे ख्याल से ये मैसेज आप तक पहुंच गया है। अब हम लोग इसका अभी समझ गए कि पानी का लेवल ऑफ चार्ज। अब इसका हम रियल एनालिसिस करते हैं, जो हमको करना चाहिए कि चार्ज हमारा Q1 Q2 है, एक तार से हमने जोड़ दिया है साहब, तो अब अल्टीमेटली पोटेंशियल क्या बनेगा, कॉमन पोटेंशियल क्या बनेगा, इसको निकालने की तरफ चलेंगे हम लोग। चलिए बड़ी अच्छी बात करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, और इस बात को देखने के लिए हम लोग चीजों को सरल रखने के लिए दो हम लोग गोले ले लेते हैं, स्फेरिकल शेप कंडक्टर ले लेते हैं। तो ये हम लोगों ने एक स्फेरिकल शेप कंडक्टर लिया 1, और दूसरा कोई ले लिया, छोटा बड़ा ले लीजिए, थोड़ा साइज अलग ही करूं जैसे आपके दिमाग में बात रहे। और इसका एक का रेडियस कह दीजिए साहब R1 और दूसरे का रेडियस कह दीजिए R2, रेडियस अलग अलग है। इसका पोटेंशियल ले लीजिए V1, इसका पोटेंशियल ले लेते हैं V2। इसमें पाया जाने वाला चार्ज Q1, मतलब शुरू में दिया है, ये Q2। तो ये चार्ज है, ऐसे आप दिखा दीजिए, इस पे चार्ज है, ये भी चार्ज लिए हुए हैं भाई साहब। बड़ी सुंदर बात। अब इस सिचुएशन में अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों का अलग अलग लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। पहले को लेगा, मेटेलिक बॉल्स ले ली हैं सपोज करिए, क्या है, मेटेलिक बॉल्स ले ली, समझो, जैसे बच्चा क्लियर हो जाए आपको, ठीक। अब उसी तरह V2 की चर्चा कर लो बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बात करेंगे Q2 अपॉन R2, ये वैल्यू लिख दी, बढ़िया एकदम। अब यहां से अगर मैं ये सोचूं कि भाई Q1 की वैल्यू कितनी है, तो बड़ी आसान सी बात है, आप V1 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 V1। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे फर्क थोड़ा आपको लगे, और Q2 की वैल्यू लिख देता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 V2। ये कुछ नहीं, अब Q2 निकाल लिया यहां से मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत अच्छी बात। अब हमने कानून क्या किया, इसमें एक तार जोड़ दिया है ना। अगर मैं चाहूं तो दूसरा फिगर बना दूं जिसे आप बहुत सुंदर तरीके से पकड़ पाए, है वही R1 R2 की घटना, ये इसका रेडियस फेडियस। अब इसको एक मेटेलिक तार से हमने जोड़ दिया है, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है। अब अगर इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो क्या होगा, इन दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम होगा। ये तब तक चार्ज, देखिए यहां से अगर मैं आपको बताऊं, पॉइंट का नाम दे दूं या ना दूं, ये समझ लीजिए एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इनका दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से
इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूर करता है चार्ज को फ्लो करने के लिए, और तब तक फ्लो कराता है जब तक कि तार के अंदर, कंडक्टर है ना, तार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य ना हो जाए। तो शून्य तभी होगा जब इन दोनों का पोटेंशियल हो जाए बराबर। तो बराबर होने की दशा में इस तार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाएगा और चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। ये अगर डीप एनालिसिस करें तो ये घटना घट रही है इसके अंदर। बात पकड़ पाए होंगे, तभी चार्ज चलते हैं, वरना काहे को चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, वो फोर्स लगाने लगता है, F = Q ही, भागना मजबूरी है। फिर आप पे कोई फोर्स लगाएगा तो भाग नहीं पड़ेगा, धक्का मारेगा तो चलेंगे ही आप। एनीवे, मजाक अपनी जगह है। वापस आते हैं इसके अंदर। अब हमें पता है कि इसका जो कॉमन पोटेंशियल है बच्चों, वो अगर इसका V हुआ है तो इसका भी पोटेंशियल V होगा, क्योंकि दोनों एक कंडक्टिंग वायर से, ये वायर है जो कि कंडक्टिंग वायर है, एक कंडक्टिंग वायर से हमने इसको जोड़ा है। ये क्यों आ गया है? तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ा है तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल V हो गया। भाई सेम पोटेंशियल होगा। अब चार्जेस जरूर बदल जाएंगे, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, कहीं से कहीं चले गए हैं, ज्यादा पोटेंशियल से कम की तरफ। मान लेते हैं इसका चार्ज है Q1 और इसका चार्ज है Q2। कुछ हो गया होगा फाइनल चार्जेस, ये फाइनल चार्जेस की बात कर रहे हैं। ठीक, ये इनिशियल कहानी थी, ये इनिशियल की कहानी थी, ये कहानी। बहुत अच्छी बात। अब उसको हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। अब इस समय हमारा पोटेंशियल क्या है? आफ्टर कनेक्टिंग विथ कंडक्टिंग वायर, आफ्टर कनेक्टिंग विथ कंडक्टिंग वायर। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। उस दशा में V की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका लिखेंगे Q1/R1। बिल्कुल बढ़िया। और यही पोटेंशियल उसका है तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। बहुत सुंदर बात। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं? Q1 Q2 की वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं। अगर मैं Q1 निकालना चाहूं तो क्या लिख दूंगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू V। और Q2 निकालना चाहूं यहां से तो लिख दूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 इंटू V। Q1 Q2 या Q1 Q2 क्यों निकाल रहे हैं? कि भाई तार जोड़ो या ना जोड़ो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो लगेगा ही। भाई चार्ज कहीं भाग नहीं गया ना, जितना इस पे था जोड़ने के बाद इन दोनों को मिला के उतना चार्ज रहना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही बोलता है। अब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो, यानी कि इस वाले का Q1 प्लस Q2 इस वाले का Q1 प्लस Q2 के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहां लिख देता हूं बाई या फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, हमारा Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पहले वाले Q1 प्लस Q2 के बराबर होनी चाहिए। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहां पर जगह थोड़ी कम लग रही है, इसको शिफ्ट थोड़ा सा करते हैं। पहले वैल्यू लिख लेंगे फिर सॉल्व कर लेंगे। कलर बदल लेते हैं, बदल। Q1 प्लस Q2 का मतलब है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1V प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2V। फिर Q1 का जिक्र करें तो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1V1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और ये रहा V2। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं बेटा यहां पर। अब बड़े आराम से आप देख रहे हैं इसमें साहब सब कुछ है कॉमन, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर जगह दिख रहा है। तो उसको तो कट कर लीजिए, रेड कलर से काट लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू बन गई और V कॉमन ले लो तो V R1 प्लस R2। और यहां वैल्यू क्या आ गई? यहां आ गई R1V1 प्लस R2V2। अब कॉमन पोटेंशियल, व्हाट इज दिस? दिस इज ए कॉमन पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू हो गई R1V1 प्लस R2V2 अपॉन R1 प्लस R2।
इसको एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, जल्दी सवालों को करने में मदद करेगा और कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही पा रहे हैं। तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपके सामने आनी चाहिए थी, दिमाग में रखिए। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो इसको ध्यान रखिएगा कि दो कंडक्टर्स को जब आप जोड़ते हैं तो कॉमन पोटेंशियल R1V1 प्लस R2V2 अपॉन R1 प्लस R2 निकल के आता है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिकनेस थ्योरम। अब देखिए, अब हमने मजेदार बात देखिए कि हमने क्या देखा कि चार्ज तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जा रहे थे। ये तो मान लीजिए स्फेरिकल शेप बनाया है, इसको कंडक्ट किया था, कनेक्ट किया था, तो Q1 Q2 इसके चार्ज थे। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो चार्ज कहीं से कहीं जाएंगे। जाने के बाद चार्ज जब यहां पहुंचा, सपोज करिए एग्जांपल के तौर पर पॉजिटिव चार्ज इस दिशा में इधर से इधर गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज गया है ये इस कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या खास पसंदीदा इलाका है जहां पे ज्यादा रहना पसंद करेगा। मतलब ये चार्ज इस पे इकट्ठा कहां होगा, क्यू आया, ये मान लीजिए 10 कूलाम आया तो 10 कूलाम यहां पे यूनिफॉर्मली बिखर जाएगा, है ना। या ऐसा होगा कि 10 कूलाम यहां पे आया, समझाने के लिए बता रहा हूं, तो यहां पर 5 कूलाम यहां आ जाए, 2 कूलाम यहां आ जाए, 1 कूलाम यहां आ जाए, 5 2 7 1 8, और एक कूलाम यहां और 1 कूलाम यहां आ जाए। कुछ ऐसी घटना हो जाए। बात पकड़ में आ रही है क्या? यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसे बोल रहे हैं ये किस प्रकार से होगा जब चार्ज चला गया है। भारत के अंदर कुछ गड़बड़ लोग आ गए हैं, वो इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है ना बॉर्डर से, पाकिस्तान से लोग घुसते हैं आतंकवादी टाइप, तो वो आके खास इलाके में रुकेंगे या क्या पूरे देश में चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि वो उनका खास गड़बड़ी करने का मकसद होता है। एक गलत एग्जाम्पल दे रहा हूं लेकिन समझाने के लिए दिमाग में अटक जाए जैसे। तो ऐसा नहीं होता कि वो मान लीजिए जम्मू कश्मीर से घुसे सपोज, तो वो पूरे भारत में वो दिल्ली में आ जाएं, बिहार में चले जाएं, यूपी में चले जाएं, फिर मध्य प्रदेश चले जाएं और केरल और नीचे जहां तक संभव है वहां तक चले जाएं, कोचीन तक। ऐसा तो नहीं करते वो, क्योंकि उनका खास मकसद है कहीं जाके वो उनको कुछ पसंदीदा इलाके वहां ठहरते हैं और कुछ जगह शायद ना भी ठहरे, कम ठहरे। ठीक ऐसे ही चार्ज करने वाला है यहां पर कि अब कि चार्ज भी कुछ पसंदीदा इलाकों पर ज्यादा इकट्ठा होगा और कुछ कम पसंद आने वाले इलाकों पर कम इकट्ठा होगा। अब ये पसंदीदा इलाके कौन से हैं ये डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कि ये पसंदीदा इलाके चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में कौन से हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं और कितने सुंदर तरीके से हम बातों को समझ लेंगे, मजा आ जाएगा। अब देखिए, जब ये यहां पर एक बात और क्वेश्चन बता दूं, ये सिमेट्रिक सिचुएशन है। इस सिमेट्रिक सिचुएशन में जब चार्ज फ्लो होगा तो चारों तरफ यूनिफॉर्मली चला जाएगा, लेकिन कंडक्टर हमेशा गोला हो या रेगुलर शेप हो, इसमें तो कोई रुकावट है नहीं। आप तो कोई ऐसा कंडक्टर ले सकते हैं, ऐसा कंडक्टर ले सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं, पत्थर नुमा फिगर सही है टेढ़ी मेढ़ी मतलब। अब इनको जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, या उठा के आपने किसी से जोड़ दिया जिसकी फिगर कुछ ऐसी है, अब इसको जोड़ दिया फिर क्या होगा, चार्ज यहां क्या ज्यादा आएगा, यहां क्या कम आएगा, यहां कैसा आएगा, इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसी को बोल रहे हैं यूनिकनेस थ्योरम। ये कुछ यूनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंडक्टर में, वो समझ लेते हैं जल्दी से फटाफट। सारे फंडे प्यार से क्लियर होने चाहिए और आपकी समझ में भी आना चाहिए। मान लीजिए एक हम लोग कंडक्टर ले लेते हैं और वो कंडक्टर कुछ ऐसा शेप बना देते हैं हम लोग, ऐसे शेप का समझ लीजिए कंडक्टर किसी भी शेप का है। इसको आपने एक चार्ज दिया हुआ है। अब ये चार्ज दिया है, इस पे चार्ज है साहब, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कंडक्टर पे चार्ज होता है तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पर पूरे कंडक्टर में सरफेस पे और अंदर पोटेंशियल होता है बराबर, ये बात हमको पता है। अब यहां पे क्या करते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट मैं ले लेता हूं P और एक इधर पॉइंट ले लेता हूं Q आपको समझाने के लिए। ठीक, अब यहां से इस P और Q को पॉइंट को सर्कमफ्रेंस पे मानते हुए 2 मैं ऐसे
स्फीयर से खींच लेता हूं, गोले समझ लीजिए ऐसे, और इसका भी खींच लो, जो जिसकी रेडियस और रेडियस दोनों की अलग अलग होगी, दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो मान लीजिए एक की रेडियस आई r1 और एक की रेडियस आई r2। देखिए किस शेप में हमने खींच लिया है, ये समझाने के लिए जैसे हम लोग चर्चा कर सके सुंदर तरीके से। अब अगर मैं पोटेंशियल P पर लिखना चाहूं तो P पर पोटेंशियल क्या लिखूंगा, P लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर लिखोगे Q1/R1। बढ़िया है कि नहीं है भाई? पोटेंशियल तो यही लिखोगे ना, ये जो गोला बनाया है Q1/R1, क्योंकि जो पोटेंशियल इसकी सरफेस पे होगा वही इसके हर जगह पाया जाएगा, तो सेम रहना, P पर भी वही मिलेगा। और इसका पोटेंशियल P पर हमने अगर इतना माना है तो यही रहने वाला है इस गोले के अनुरूप। अब यहां पर क्योंकि इस गोले पर कितना चार्ज है, सपोज करिए Q1 चार्ज है, यहां पर चार्ज Q1 है, और यहां पर Q पूरे गोले पर है, और यहां पे चार्ज Q2 है। बात समझ में आ रही होगी। अब तो बच्चों बातों को और समझने के लिए जो स्फीयर काटा था ना, इसको काट के आप अलग ही निकाल लो, जिससे समझने में ज्यादा आसानी हो जाए। ये देखिए काटा, ये पॉइंट था P, ये इसका सेंटर है, ये हो गया R1, और इस पे Q1 चार्ज है इस P के हिसाब में, और दूसरा एक कंडक्टर ले लेते हैं जिसपे हमारा Q2 चार्ज है, ये बात कर रहे हैं, और इसको भी कनेक्ट कर दिया, ये Q पॉइंट था और इसको कनेक्ट किया तो ये R2 है। इस पे Q1 चार्ज और इस पे Q2 चार्ज। इन दोनों कंडक्टर को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है जिससे कॉमन पोटेंशियल भी अचीव हो सके, क्योंकि हमको मालूम है P और Q पर जो पोटेंशियल है वो सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में सरफेस पर सारा पोटेंशियल सेम होता है और अंदर भी सेम होता है, तो Vp Vq सेम होगा, तो Vp Vq निकाल के अभी सेम कर देंगे। अब इस Vp की वैल्यू कितनी हो गई, Q1/R1 हो गई। अब इधर Vq निकाल लो तो कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 हो गई। यहां पर देखिए अगर Q1 को मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में चेंज कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं Q1 इंटू, इसको मैं हटाना चाह रहा हूं, बीच में आ रहा है, Q1 इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1। आप जानते हैं ना सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, जितना चार्ज है डिवाइडेड बाई एरिया। तो इस गोले का सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई R1 स्क्वायर। तो 4 पाई R1 स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई किया तो Q1 की वैल्यू निकल आई। अब यहां पर देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया और R1 से स्क्वायर कट गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई सिग्मा 1 इंटू R1। ये वैल्यू देखिए यहां पर आ गई। इसी तरह यहां रखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और इसको कैंसिल करोगे जैसे देखा था अभी हम लोगों ने कैंसिल करके, तो सिग्मा 2 R2 आ जाएगी, आ गई वैल्यू। अब इसको समझने में, क्योंकि कंडक्टिंग वायर से हमने जोड़ा था, क्यों, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो इसलिए जोड़ दिया कि सेम पोटेंशियल हो जाए। अब हम ये जान रहे हैं कि यहां पर Vp और Vq है बराबर, उस वजह से हम Vp की वैल्यू सिग्मा 1 R1 और V2 की वैल्यू सिग्मा 2 R2 रख सकते हैं। इससे एक बड़ी जबरदस्त फाइंडिंग मिलती है कि सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की वैल्यू R1 अपॉन R2 के तहत, ये मैं उल्टा लिख गया हूं, R2 अपॉन R1 होना चाहिए, ये R2 अपॉन R1 के तहत सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसका क्या मतलब हमारे लिए, इसी को बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम, क्योंकि ये यूनिक वे में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। देखिए क्या यूनिकनेस है इसके अंदर, और थोड़ा समझते हैं तो ज्यादा दिमाग पकड़ेगा। यहां से हमने क्या देखा कि सिग्मा 1 अपॉन R के प्रोपोर्शनल है, तो सिग्मा हमारा प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन R के। जहां पे रेडियस ज्यादा वहां पर सिग्मा कम। सिग्मा कम, सिग्मा क्या है, सिग्मा टोटली है टोटल चार्ज अपॉन एरिया।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, जो मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूं और थोड़ा ऐसे बना देता हूं, चलिए जिसे समझें। ये कंडक्टर है, ये व्हाट इज दिस? दिस इज ए कंडक्टर। अब कंडक्टर में इस पॉइंट की चर्चा करें, ये शार्प एज है, शार्प एज या कॉर्नर पॉइंट्स कह लीजिए, कॉर्नर पॉइंट्स। भाई जैसे आपने बहुत जगह देखे रहते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल पिछले वीडियो में दिया था कि जैसे पानी वाला कूलर होता है ना, टीन का बना हुआ, तो जब वो मोड़ा जाता है तो कोने उसके निकले होते हैं तीखे। तो कोनों पर आप क्या देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होता है। कोनों पर, कॉर्नर पॉइंट्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी वेरी लेस। दैट्स व्हाई द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई। तो यहां पर चार्ज का जमावड़ा हो जाता है, ये इनका पसंदीदा इलाका है। और ज्यादा चार्ज नहीं बना पा रहा हूं, ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। और जो फ्लैटन सरफेस है, सपोज मान लीजिए लगभग ये फ्लैट सरफेस दिख रही है आपको, दिख रही है ना, तो इसका जो आर है फ्लैट सरफेस का, वो आर होता है ज्यादा। फ्लैट सरफेस का आर ज्यादा होता है क्योंकि जैसे धरती है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, धरती का रेडियस काफी ज्यादा है। इस वजह से जब आप एक ग्राउंड में खड़े होते हैं, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड में, तो ग्राउंड कर्वेचर नेचर लेती हुई नहीं दिखती, सपाट दिखती है, क्योंकि वो बहुत लंबी दूरी पर मुड़ रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब भी रेडियस बढ़ाते चले जाएंगे, आपको छोटी दूरीज में, डिस्टेंसेस में फ्लैटन सरफेस नजर आनी शुरू हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? ओके। अब यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गई? ज्यादा, तो फ्लैट हो गया। फ्लैट होने पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी यहां चार्ज का जमावड़ा था तो यहां पे चार्ज ऐसे ऐसे टिके, बाकी होंगे सब जगह, लेकिन कहां ज्यादा कहां कम उसकी चर्चा कर रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है? तो जहां पर कर्वेचर शार्प हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगी, शार्प एजेस, कॉर्नर पॉइंट्स, वहां पर चार्ज का जमावड़ा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा चार्ज होगा, बाकी जगह कम होगा। तो ये क्या बात जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि भाई लोग हिंदुस्तान में घुसे तो पसंदीदा इलाके क्या है, तो चार्ज का पसंदीदा इलाका क्या हुआ? कॉर्नर पॉइंट्स। कोने में जाना चाहता, कोपचे में छुप जाता आ जाके ऐसे समझ सकते हैं याद रखने के लिए। तो ये तो मजाकिया अंदाज है, लेकिन बात पकड़ में आनी चाहिए कि जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वहां पर चार्जेस का जमावड़ा हो जाएगा, और जो बाकी पॉइंट्स हैं फ्लैटन वगैरह वाले, वहां पे चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। ये बात हमें समझ में आती है बेटा। अब हम लोग चलते हैं आगे न्यूमेरिकल्स पे और देखते हैं न्यूमेरिकल में हमारे लिए क्या है। आइए तो बच्चों करते हैं अगला न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान और मजेदार, आपको एकदम सॉलिड तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। A metal ball of radius R1 10 centimeter is charged to a potential of V1 20 volt। एक मेटल बॉल है, ये बना दिया मेटल बॉल, और इसका रेडियस भी कुछ दिया हुआ है इन्होंने, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। सी केवल 10 सेंटीमीटर लिख देना था। और वोल्टेज कितना है साहब? 20 वोल्ट का वोल्टेज है। अब दूसरे में क्या है? अनदर डिस्टेंट कंडक्टिंग बॉल। अब एक दूर रखी, पास रखेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उससे बचने के लिए दूसरी बॉल दूर रखी गई है। उसका रेडियस कितना है? 5, छोटी सी बॉल है, इधर एक कोई छोटी सी बॉल लगा देते हैं जिसका रेडियस हमारा क्या है? 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, और इसका पोटेंशियल क्या है? 40 वोल्ट। दे आर कनेक्टेड बाय ए कॉपर वायर। एक तार से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये उठाया और ये तार से हमने इसका कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया कंडक्टिंग वायर से, कहीं से कहीं स्टैब्लिश कर दो। अब क्या करना है? पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर वायर विल मूव। तो आपको मालूम है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, ठीक। और निगेटिव चार्ज कैसे मूव करते हैं? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो निगेटिव चार्ज किधर से किधर जाएगा? निगेटिव पोटेंशियल से, ए बी तो नहीं लिखा है, ठीक, जो भी बोला है, तो आप क्या बोलेंगे कि V1 से V2 की तरफ जा रहा है। समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन विल मूव, इलेक्ट्रॉन है क्या है? द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम V1 टू V2।
V1 टू V2, क्यों? क्योंकि V1 कम 20 वोल्ट का है, वो 40 वोल्ट का है। तो पहले वाले का जवाब ए वाला जो भी लिखा है उसका आंसर ये हो गया। अगली बात, आफ्टर द चार्ज फ्लो स्टॉप्स, चार्ज फ्लो करेंगे, फ्लो करने के बाद चार्ज फ्लो रुक जाएगा, रुकेगा तब जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो। फाइंड चार्जेस ऑन द टू स्फीयर्स, अब इन्होंने कहा है कि दोनों स्फीयर्स पर चार्ज कितना है ये बताओ। कॉमन पोटेंशियल नहीं पूछा है, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा कॉमन पोटेंशियल। आइए देखते हैं चार्जेस निकालने आफ्टर कनेक्टिंग। तो कॉमन पोटेंशियल ले लेते हैं V। आफ्टर जब सेटल डाउन हो जाएगा तो कॉमन पोटेंशियल अगर ले लें और उसको हम V कह दें, तो अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला देखा था कि V की जो वैल्यू थी वो R1V1 प्लस R2V2 अपॉन R1 प्लस R2 लिखी जा सकती है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, वरना आपको निकालना पड़ेगा चार्ज कंजर्वेशन से। अब यहां पर 10 सेंटीमीटर इंटू V1 20 वोल्ट प्लस 5 सेंटीमीटर इंटू कितना वोल्ट, 40 वोल्ट, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 20, और ये 200 हो गई, और ये भी 200 हो गई, और नीचे कितना आया 15 आ गया। तो ये 400 अपॉन 15 है, यानी 80/3। तो 80/3 वोल्ट इसका आ गया कॉमन पोटेंशियल। दीजिए ये जो V है, ये कॉमन पोटेंशियल कितना है बच्चों 80/3V। हमको कॉमन पोटेंशियल नहीं पूछा है, हमको फाइनल चार्जेस पूछे हैं। मान लीजिए यहां पर फाइनल चार्ज Q1 आया था और इसका फाइनल चार्ज Q2 आया था, तो Q1 को क्या लिख सकते हैं आप, क्योंकि पोटेंशियल लिखेंगे कॉमन पोटेंशियल के कॉन्टेक्स्ट में 1/4πε0 Q1 अपॉन R1। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4πε0 इंटू R1 इंटू V। सारी वैल्यूज आपको पता है, वैल्यू कर दीजिए फीड। 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10 की पावर 9। फिर R1 कहां था 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में लाने के लिए। और पोटेंशियल निकाले हो 80/3, 80/3 वोल्ट। अब इसको कर लीजिए आप कैलकुलेट, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.96 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम। ये पहले वाले का आंसर बना, देखिए ठीक। इसी तरीके से Q2 निकाल लो। अगर मैं Q2 की बात करूं तो आप यहां पर Q2 क्या लिख सकते हो, इसी तरीके से 4πε0 इंटू R2 इंटू कॉमन पोटेंशियल V। इसकी वैल्यू हो गई 1/9 इंटू 10 की पावर 9। R2 की वैल्यू कितनी हो गई, R2 था 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर -2, और साथ में V कितना था 80/3। अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा 1.48 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम। ये आंसर आ गया। देखिए एक बेहतर सवाल नीट वीट में, जेईई में, एक हॉट्स में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आता हुआ मिलेगा। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको मौका देता हूं कि शॉट ले लें या नोट कर लें। ये देखिए ये स्क्रीन दिख रही है, मैं हट गया हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। पॉज करिए वीडियो और नोट करिए, या स्क्रीनशॉट लीजिए और इधर आ जाइए, तो यहीं तक ले जाना काफ़ी है, इसको भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर, अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। ये नोट कर लिया होगा आपने। ये रहा टॉपिक, देखिए, और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस क्या होने वाले हैं। तो बच्चों इसको समझने के लिए एक फिगर बनाता हूं, जहां पे हम लोग लेंगे एक स्फीयर, एक कंडक्टिंग स्फीयर, और ये लिया एक कंडक्टिंग स्फीयर बेटा, मेटालिक स्फीयर है ये, मेटालिक स्फीयर, ठीक। अब यहां पर इसका एक सेंटर ले लीजिए, और सेंटर के बाद इसको हम लोगों ने दे दिया है Q चार्ज। इस मेटालिक स्फीयर को हम ऑलरेडी देके बैठे हैं Q चार्ज। अब चार्जेस को मैं यहां पर दिखाने के लिए अंदर दिखा रहा हूं, क्योंकि बाहर कुछ चार्जेस और बनाने हैं, वरना सरफेस पे ही चार्ज जाते हैं। तो मैं यहां पर प्लस प्लस ऐसे दिखा रहा हूं, जिससे आप ये समझ सकें
कि जो Q चार्जेस दिए गए हैं वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, अदरवाइज तो सरफेस बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर और चार्जेस हमको बनाने इसलिए रोक रखा है। इस सेंटर से R दूरी पर, ये कोई R दूरी पर एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई पॉइंट बोल दीजिए, वहां पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट देखना है ना, ये डिस्टेंस जो R है ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वरना इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये पास में ही है। अब इस प्लस Q की वजह से इस पे इंडक्टिव इफेक्ट से चार्ज डेवलप्ड होंगे। अब क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल बॉडी है, इस वजह से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्लस की तरफ माइनस वाले में आधा बना लीजिए, तो माइनस वाले ऐसे हो जाएंगे ये, और इसके बाजू में मैं कोई और कलर यूज करता हूं जिसे फर्क कर सकें, इसके आधे से यही प्लस वाले इंड्यूस हो जाएंगे ऐसे। जितने माइनस हुए उतने ही प्लस होंगे, क्योंकि इसकी वजह से कोई एडिशनल चार्ज तो पैदा नहीं कर देगा, इंड्यूस कर रहा है केवल ये। तो यहां पर आधे में माइनस इसकी तरफ, इससे दूर वाले में प्लस का जमावड़ा हो जाएगा। ये जो चार्जेस बनाए हैं मुझे कहीं नोटिफाई कर देना चाहिए, ये इंड्यूस चार्जेस हैं। कौन से चार्जेस इंड्यूस्ड हैं? ये चार्जेस हमारे इंड्यूस्ड हैं। बात समझ में आ रही है ना? और क्यू वाले जो दिए थे उसको मैं थोड़ा सा और निशान, आपको जैसे बिल्कुल दिक्कत ना हो, उसको मैं ऐसे बना देता हूं। ये चार्ज आपने क्यू ऐसे दिया हुआ था, जैसे बात पूरी अच्छी से आपकी पकड़ में आ जाए। अब हम चाहते क्या हैं इसमें? हम चाहते ये हैं कि किसी पॉइंट P पर, जो कि आपको दिखाई पड़े, मैं चलिए ये कलर लेता हूं, किसी पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर हम निकालना चाहते हैं कि क्या हमारा V होने वाला है, पोटेंशियल क्या होने वाला है, ये निकालना चाहते हैं। अब यहां पर इसको मिला दिया, कोई डिस्टेंस ले ली जाएगी। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है? दिस इज x डिस्टेंस। x डिस्टेंस पर P पर हमें निकालना है OP, और जो लिखा हुआ है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल निकालने का जिक्र हम कर रहे हैं। अब चलिए बात को शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि P पर इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ है। What we are going to find out here कि P पर इस इंड्यूस, क्योंकि मेटेलिक बॉल है ये, इस प्लस Q की वजह से कितना V पोटेंशियल इंड्यूस्ड हुआ है। अच्छा, अब हमें एक चीज और मालूम है कि अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं तो इस स्फीयर में सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल पूरी बॉडी पर होगा, क्योंकि एज ए कंडक्टर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल है वो सेम रहता है। तो मैं सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं? सेंटर पर पोटेंशियल निकाल रहा हूं। ठीक, अब सेंटर पे पोटेंशियल निकालते हैं, फटाफट इसको लेके चलते हैं ऊपर, और यहां पर मैंने लिखा VO निकालने की चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास। VO किसकी वजह से बनेगा? एक तो बनेगा VQ, ये जो Q आपने दिया है, उसके बाद बनेगा V स्मॉल q की वजह से, स्मॉल q इधर वाला जो बना रहा है यहां पर पोटेंशियल सेंटर पर, और फिर बनेगा V इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब जो चार्ज इंड्यूस्ड हुए उनकी वजह से कितना बन रहा है। अब यहां पर क्योंकि आधे चार्जेस प्लस हैं और आधे माइनस है और सिमेट्रिक सिचुएशन है, जितना डिस्टेंस R से प्लस वाले से उतनी ही डिस्टेंस माइनस वाले से है, तो ये V इंड्यूस्ड हो जाएगा 0। अब अगर 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू VQ क्या बनेगी? KQ, कूलम्ब्स कांस्टेंट लिख लें, KQ अपॉन ये हो गया कैपिटल R, अंदर वाले का रेडियस ले लो कैपिटल R, तो कैपिटल R हो गया। और इसकी चर्चा करें, इसकी वजह से सेंटर पर कितना बन रहा है, तो KQ अपॉन स्मॉल r, ये हो गया सेंटर पर बनने वाला पोटेंशियल। बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग VP पे कैलकुलेट करना चाहते हैं और इसके लिए पहुंचे यहां। ध्यान ये रखना है, अब VP पे कौन से चार्ज रहे? एक तो Q की वजह से ये जो Q है बना रहा है पोटेंशियल, दूसरा वो जो छोटू Q वहां पर बैठा हुआ है, और साथ में जो इंड्यूस चार्जेस हैं उनकी वजह से। ये ध्यान रखिएगा कि इंड्यूस चार्जेस अब शून्य नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर इनका और इनका डिस्टेंस बदल चुका है। भाई ये देखिए, प्लस ये हट गया है तो सिमेट्रिसिटी नहीं है, ये प्लस वाला पोटेंशियल और माइनस वाला पोटेंशियल शून्य कर दे, तो यहां पर कुछ इंड्यूस चार्जेस होगा, वही हम निकालने जा रहे हैं।
ठीक है साहब, ये बात लिख दी। वी क्यू लिखते हैं तो वी क्यू को क्या लिख दोगे, के क्यू अपॉन आर। भाई आप जानते ही पोटेंशियल हर जगह होता है सेम, तो जो सेंटर पे था वही पोटेंशियल इस क्यू की वजह से बन जाएगा। स्मॉल क्यू की बात करते हैं तो क्या लिख देंगे, के क्यू अपॉन एक्स, क्योंकि इस वाले से x डिस्टेंस दूर है, और v इंड्यूस्ड हमको मालूम नहीं है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये v इंड्यूस्ड निकल आया, बात समझ में आई। अब ये v नॉट और vp होना चाहिए बराबर, क्योंकि किसी भी मेटेलिक बॉल के अंदर कहीं पर भी पोटेंशियल होता है सेम। उस चीज को देखते हुए मैं यूज करता हूं वैल्यू v नॉट मस्ट बी इक्वल टू vp। अब इसका मैं रीजन नहीं लिख रहा हूं, आपको समझा दिया, कंडक्टिंग बॉल है, हर जगह सेम रहेगा। तो उस वाले हिसाब से हमारी वैल्यू के क्यू अपॉन आर प्लस के स्मॉल क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस के स्मॉल क्यू अपॉन एक्स प्लस वी इंड्यूस लिख देता हूं। बहुत सुंदर बात। अब देखिए कुछ वैल्यूज कट रही हैं, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर कैंसिल आउट हो गई। वी इंड्यूस्ड कितनी मिली, वी इंड्यूस्ड वो मिली आपको के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन एक्स। बस ये देखिए निकाल लिया आपने। तो इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट पर एक स्फेरिकल बॉल के अंदर, वो आप इस तरह निकाल सकते हैं। इसलिए बताया कि बातों को, कॉन्सेप्ट को आप पूरा पकड़ पाए और कॉम्पिटिटिव लेवल पर चौके छक्के मार पाए। चलिए कुछ न्यूमेरिकल आगे लगाते हैं जो कॉन्सेप्ट को और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। ये फटाफट देखते हैं। ये रहा अगला न्यूमेरिकल बच्चों। अब यहां पर देखिए क्या है, मैं रेड कलर लेता हूं जो ऑलरेडी है ही है यहां पर। ए न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉल ऑफ रेडियस आर इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। ये देखिए प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, इसके सामने न्यूट्रल बॉल रखी हुई है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल इज आर। ये फिगर बना हुआ सुंदर सा आपके लिए बनाया मैंने। और फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द बॉल। इस बॉल का पोटेंशियल बताना है हमको। अब आपको मालूम है कि जो प्लस क्यू वाले खिलाड़ी हैं, इसकी वजह से इंडक्शन होगा इसमें, और इंडक्शन होने पर आधे में, मतलब मैं यहां से अगर ऐसे आपको समझाने के लिए ऐसे लाइन खींच दूं तो इस तरफ माइनस चार्ज आ जाएंगे और इस तरफ प्लस चार्ज आ जाएंगे। जितने उधर माइनस गिन लेना उतने ही इधर प्लस। इस तरह से इंडक्शन होगा। पोटेंशियल ऑफ द बॉल निकालना है। वी इंड्यूस्ड जो है, और कहां पर निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द बॉल। तो बॉल के लिए हम सेंटर पर पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, वही बॉल का पोटेंशियल हो जाएगा कहीं भी। तो पोटेंशियल ऑफ द बॉल, पोटेंशियल ऑफ द बॉल को मैं सेंटर पर, इसको मैं ओ बोल देता हूं, तो ओ पर निकाल दें, वही पोटेंशियल ऑफ द बॉल हो जाएगा। अब सेंटर पर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस हमारा पोटेंशियल कितना है, वी इंड्यूस्ड एट सेंटर। ये कितना हो गया बच्चों, शून्य, क्योंकि सिमेट्रिसिटी से आधे इधर आधे उधर एक दूसरे को मार पीट देंगे, खेल हो जाएगा इसका खत्म। अब खेल खत्म हो जाएगा तो वी सेंटर पर चार्ज कितना रहा, इंड्यूस तो हो गया खत्म साहब। तो इंड्यूस जब खत्म हो गया तो इससे बनने वाला जो पोटेंशियल है वो रह गया। तो वी सेंटर पर ये जो बनाएगा वो बनाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, और यही इंटायर बॉल का पोटेंशियल होगा। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द बॉल एंड दिस इज योर आंसर। इस तरह की बात को समझना होगा इंड्यूस चार्जेस की धारणा को समझते हुए। मेरे ख्याल से आप बात को पकड़ पाए होंगे। नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं और उसके बाद अगला सवाल लगाएंगे हम लोग तेजी से। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगला न्यूमेरिकल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, two concentric conducting balls of radius r and r have charges small q and capital Q. ये small q and capital Q charges इसमें बने हुए हैं। Find the potential difference between them. इस small q और capital Q के बीच का potential difference निकालने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये शेल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सॉलिड बॉल मत समझ लेना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी निकालते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द टू बॉल्स आर कनेक्टेड यूजिंग अ कॉपर वायर। पहला वाला कर लें, फिर हम कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देंगे और देखेंगे क्या होने वाला है। तो पहली बात करते हैं पार्ट ए के लिए। तो हमें
VA निकालते हैं और VB निकालते हैं और दोनों को फिर घटा देंगे VA माइनस VB और फिर चीजें निकल आनी चाहिए। ठीक है, अब VA का जिक्र करते हैं तो VA क्या होगा? एक तो VA होगा इस स्मॉल q से बनने वाला चार्ज, पोटेंशियल ऑफ द बॉल। आप चाहें तो इसकी सेंटर पे निकालें, यहां सेंटर पे निकाल रहे हैं क्योंकि सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल हो जाएगा, ये सरफेस पे जो होगा वही इसके सेंटर पे हो जाएगा। तो वो वैल्यू कितनी हुई? VA स्मॉल q, इस स्मॉल q से बनने वाला पोटेंशियल प्लस VA और कैपिटल Q। मैं इस चार्ज के लिए A पर ही निकाल रहा हूं कि पोटेंशियल ऑफ द A कितना है, तो AQ इससे बनने वाला पोटेंशियल जो होगा उसकी वैल्यू और लिख देते हैं। इन दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले में आ गया Q अपॉन R और दूसरे का आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन, ये डिस्टेंस R है तो कैपिटल R। आप चाहें तो यहां से कॉमन ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर वैल्यू हो गई Q अपॉन R प्लस कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। ये ब्रैकेट लगते हुए कहानी बन गई। अब VA हो गया, अब इसी तरह VB निकाल लो। तो VB में क्या लिखोगे? एक तो लिखोगे VBQ, Q मतलब स्मॉल q की बड़ा Q, ये Q पर, एक तो बनेगा पोटेंशियल B पर इस स्मॉल q की वजह से, फिर पोटेंशियल B पर इस कैपिटल Q की वजह से, अपना वाले की वजह से। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? इसकी वैल्यू लिखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल q अपॉन कैपिटल R। ये देखिए स्मॉल q चार्ज है और यहां से यहां तक का, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल निकाल रहे हो ना Q पर, सरफेस पर, तो वो कितना हो जाएगा? कैपिटल R, और साथ में इस वाले कैपिटल Q से कितना बनेगा? Q अपॉन R। ठीक, अब दोनों का डिफरेंस ले लीजिए VA माइनस VB। तो आपने VA माइनस VB जैसे ही किया, आप देखेंगे VA में से VB घटाओ तो Q बाई R वाला टर्म जाएगा कट, तो वैल्यू क्या आएगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q ले लिया कॉमन और ये वैल्यू रही 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। ये देखिए वैल्यू आ गई। अब ये एक बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट एंड सरप्राइजिंग रिजल्ट है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्यों? क्योंकि ऐसी दशाओं में जो दो शेल रहें, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल्स केवल और केवल हमारे अंदर वाले शेल के चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सेल्स only depends only on charge on inside shell। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज लेके आई है, बात आप पकड़ पा रहे होंगे। यहां पर स्मॉल q से लेना देना है, ये कैपिटल Q कितना है इससे कोई लेना देना नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो इस रिजल्ट को दिमाग में रखिए। कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। दो कॉन्सेंट्रिक सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस अंदर पे ही डिपेंड करेगा। बड़ी अच्छी बात है, इसीलिए सवाल पिकअप किए हैं। अब आप दूसरी चर्चा में क्या कर रहे हैं? बी पर आपने एक वायर से, मैं इसको अटैच कर दूं और किसको, व्हाट विल हैपन इफ द टू बॉल्स आर कनेक्टेड बाय यूजिंग कॉपर वायर। हमने उठा के इनको एक कॉपर वायर से जोड़ दिया है आपस में, कंडक्टिंग वायर से, सेकंड क्वेश्चन में। अब अगर वायर को आपस में जोड़ दोगे तो जोड़ देने पर दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। भाई कंडक्टर तो यही काम करते हैं, कॉमन पोटेंशियल। दोनों का पोटेंशियल सेम कब होगा? अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूं। अब यहां पर पार्ट नंबर बी कर रहे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस था, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? शून्य। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB अगर हमारा जीरो आना है तो ये जीरो आ कैसे सकता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है,
स्मॉल और कैपिटल आर तो रेडियस है वो काहे को शून्य होने लगी। केवल यही खिलाड़ी स्मॉल क्यू है जो शून्य हो सकता है। तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे कॉपर वायर से, जितना भी चार्ज स्मॉल क्यू पर है सब फ्लो करके आउटर सरफेस पे चला जाएगा, यानी इस पे चार्ज रहेगा ही नहीं कुछ। तो क्यू विल बी 0, सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उस सिचुएशन में ये जो आपने 2 सर्किल्स बनाए थे, शेल्स बनाए थे, इसका नेट रिजल्ट क्या रहेगा? आफ्टर कनेक्शन यहां पर कोई चार्ज नहीं, अब बाहर Q प्लस स्मॉल q चार्ज हो चुका होगा। बात आपको पकड़ में आ रही होगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जहां आपने कहीं भी, और ये केवल रिजल्ट कॉन्सेंट्रिक के लिए बात ही नहीं की जाती, ये रिजल्ट किसी के लिए भी लागू हो जाता है, किसी शेप साइज के लिए। मतलब आपने एक शेल लिया हुआ है, इस शेल में कोई भी कंडक्टर ले लो किसी भी शेप और साइज का, इस कंडक्टर को मान लो ABCD, इसको B बोल दिया, इसको A बोल दिया, और इस कंडक्टर को अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं कंडक्टिंग वायर से जिस पे चार्ज भी था, तो इस घटना में इसका सारा चार्ज बाहर वाले पे चला आएगा, ये खुद शून्य हो जाएगा। नौ इसका चार्ज कितना हो चुका होगा? 0। किसी भी शेप का हो, सेंटर पर हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सीक्वेंस में वीडियो देखिए, छोटी छोटी बातें आपको बहुत काम आएंगी और आप सुपर शॉट्स लगा पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो ये समझ गए होंगे अब आप कि किसी भी शेप एंड साइज का कंडक्टर अगर जोड़ा जाएगा तो टोटल चार्ज ऑन दिस इनसाइड कंडक्टर विल बी 0। चलिए और एक सवाल देखते हैं जिससे हमारी प्रिपरेशन एकदम धांसू तरीके से बन जाए। तो बच्चों इस सवाल को करते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। और बोला है इनसाइड ए कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, ये एक हॉलो स्फीयर है ऑफ इनर रेडियस R1, ये अंदर वाला देखिए जो है R1 है इनर रेडियस, एंड आउटर रेडियस क्या है R2, ये एक स्फीयर है खोखला वाला, हॉलो लिखा हुआ है। और a point charge q is placed at a distance x from the center as shown। ये देखिए x पे सेंटर से x दूरी पर एक स्मॉल q चार्ज रखा गया है, सेंटर पे नहीं है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट c पर पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दी सेंटर आउटसाइड द शेल। ठीक है, पहले हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं c पर। तो पहला पार्ट कर रहे हैं जिसमें लिख रहे हैं पोटेंशियल एट सी। तो पोटेंशियल एट सी किसकी किसकी वजह से बनेगा? एक तो क्यू वाला चार्ज जो कि x डिस्टेंस पर है, तो के क्यू अपॉन एक्स हो गया। दूसरा ये जो क्यू था इसकी वजह से यहां पर चार्जेस होंगे इंड्यूस्ड। तो अंदर वाली सतह पर देखिए माइनस चार्ज शुरू में नहीं थे, माइनस वाले आ गए हैं, और उतने ही चार्ज बाहर आ जाएंगे प्लस क्यू बोलने चाहिए। तो माइनस क्यू अंदर, प्लस क्यू इधर। अब आप ये ध्यान आपको रखना क्या है, जो मैं कानून बता रहा हूं कि इसमें जो इंड्यूस चार्जेस होंगे, इस फिगर में ऐसा बना हुआ है कि चारों तरफ इंड्यूस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि ऐसा नहीं होगा। यहां पर अगर सेंटर पे चार्ज होता प्लस क्यू सेंटर पर, तो ये समझिए यहां क्यू रखा है, तो इंड्यूस चार्जेस जो होते, मैं ऐसे बना दूं, आपको पूरा फंडे समझ में आने चाहिए। अब यहां पर अगर ये सेंटर पर क्यू होता तो यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस होता माइनस क्यू, और यहां पर बाहर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता प्लस क्यू। ठीक, लेकिन ये सेंटर पे है नहीं, तो सेंटर पे ना होने की वजह से अब कहानी क्या हो गई है, इस सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझने का, इस सेंटर पे ना होकर यहां प्लस क्यू रख दिया आपने, सेंटर O, तो यहां पर जो इंड्यूस चार्जेस होंगे वो अंदर वाले पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रखेंगे। ये पास आ गया है ना, तो यहां कहीं ज्यादा माइनस होंगे प्लस होने की वजह से इंड्यूस्ड, और बाकी जगह कम माइनस होगा। यहां पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, ऑफ चार्ज होगा। बात समझना, यहां पर ड्यू टू सिमेट्री क्या था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ चार्ज था या सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म थी, ये कहने का मतलब है। अब यहां पर इसका भी यूनिफॉर्म था बाहर वाले का, मैं यूनिफॉर्म सिग्मा लिख देता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहां पर क्या रहा, अंदर वाले में नॉन यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन बाहर वाला जो चार्ज है, इस पे जो इंड्यूस चार्ज आए हैं, इस पे आपका अभी भी यूनिफॉर्म रहेगा। अंदर क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी। समझ पाए आप कि अगर इस दिशा में ये चार्ज सेंटर पर नहीं है, किनारे है, चार्जेस तो उतने ही इंड्यूस करेगा माइनस क्यू और बाहर वाला प्लस क्यू, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो अलग हो जाएगी, कहीं पे ज्यादा यूनिफॉर्म नहीं रहेगी और कहीं पर कम, बाहर यूनिफॉर्म बनी रहेगी। हाँ, इस सवाल में जब आप इसकी वजह से पोटेंशियल निकालोगे इंड्यूस चार्जेस का, क्योंकि अगर एक जगह इकट्ठा भी हो गए समझिए, तो भी ये डिस्टेंसेस यहां से सेम ही रहने वाला है। भाई ये गोला है कोई, अब यहां पे मान लीजिए सब के सब यही हैं, ये समझ लीजिए 2 मिनट के लिए, तो भी या बिखरे हुए हैं सब के सब ऐसे सेम, सारे डिस्टेंसेस आर ही तो हैं। इस केस में भी सारे डिस्टेंस कितने हैं, आर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है, इसलिए पोटेंशियल के फॉर्मूले में वही चीज इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी मैं के क्यू अपॉन R1 लिखने वाला हूं, लेकिन घटना के अंदर घटी है मेटा एनालिसिस, वो ये घटी है। इसकी बारीकी को समझ लेंगे तो आप किताब खुद लिख देंगे। बात समझ में आ रही है मेरी कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बदले हैं, लेकिन इंपैक्ट इस केस में वही है। क्यों है? क्योंकि मैंने समझाया सब जगह आर आर की घटना वही थी। बहुत सुंदर बात है। आगे चलते हैं। ये के क्यू अपॉन R1 बनने का मतलब ये जो माइनस चार्ज बने थे इसकी वजह से इसके सेंटर पर चार्ज का इंपैक्ट, और दूसरा बाहर वाले प्लस क्यू जो आए हैं उसका, तो वो हो जाएगा के क्यू अपॉन R2। ये पोटेंशियल एट सी आ गया है। दिस इज द पोटेंशियल एट सी, पहले पार्ट का आंसर। अब रही दूसरे पार्ट के आंसर की कि बाहर आर, तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूं, जगह बन जाए। अब बाहर आने का मतलब क्या है कि इससे समझ लीजिए कोई बाहर डिस्टेंस यहां कहीं आर पर हम चाहें, तो इस केस में क्या होगा, ये तो देखिए कंडक्टर है ना भरा हुआ, तो ये माइनस और यहां अंदर जो चार्जेस हैं वो दोनों कोई भी खेल खेल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर शून्य होनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। यानी बाहर जो असर होगा केवल इस बाहर वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अंदर वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा, अंदर ही खेल खेल के शांत हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए अगर मैं ई आउट लिख दूं, बाहर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख देंगे। ये प्लस क्यू कौन सा है, ये बाहर वाला, अंदर वाला खेल खत्म। और अगर आप लिखना चाहें वी आउट यानी बाहर की तरफ कितना बना, तो के क्यू अपॉन आर लिख देंगे, केवल बाहर वाले चार्ज से बनने वाला पोटेंशियल। मैं इसलिए लेक्चर्स को बिल्कुल शांति से बताता जा रहा हूं डिटेल्ड में कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम जबरदस्त हो जाए। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बढ़िया तरीके से समझिए। खैर ये बात आप समझ गए होंगे। अगले कुछ और एक दो छोटे छोटे सवाल है जो आपको याद दिला देंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स की। तो ए मेटल बॉल ए इज सराउंडेड बाई ए स्फेरिकल शेल, ये स्फेरिकल शेल है, बॉल है। द टू बॉल्स आर गिवन ए टोटल चार्ज क्यू, दोनों बॉलों को हमने टोटल चार्ज क्यू दे रखा है, एंड आर कनेक्टेड बाई ए वायर, ऊपर से एक तार से कनेक्ट कर दिया है। फाइंड पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ ए इफ रेडियाई ऑफ द टू बॉल्स आर स्मॉल आर एंड 2r। इसकी अगर रेडियस r है तो बाहर वाले की रेडियस कितनी है, 2r है। अब आपको क्या है कि जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे, जितने भी अभी हमने देखा था जितने भी चार्जेस होते हैं, क्यू दिया था इन दोनों को मिलाकर, लेकिन जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे जो भी क्यू होगा सब का सब बाहर वाले आउटर सरफेस पर ही एग्जिस्ट करने वाला है। कनेक्शन के बाद सारा बाहर ही आ जाएगा। तो पोटेंशियल इसका कितना होगा, जितना सरफेस पे पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इस गोले का भी होगा, क्योंकि पूरा सेम सिचुएशन बनी रहती है, तो पोटेंशियल विल बी सेम। अब इस गोले, इसकी वजह से इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा निकालना चाहो तो आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मान लीजिए चार्ज आपने क्यू दिया था जैसा क्वेश्चन में बोला है, और इसका रेडियस है 2r,
तो इसके रेडियस को मैं 2r लिख देता हूं। यही पोटेंशियल जो कि सरफेस पर है, यही इसका भी होगा और इसकी सरफेस पे ही होगा। सेम एज सरफेस पोटेंशियल, सब जगह इसका सेम मिलेगा हर पॉइंट पर। ये फंडा है। आपको इसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि कनेक्शन के बाद में जो भी चार्जेस ए पर होंगे, जो हमने पढ़ा है, वो सारे के सारे चार्जेस केवल और केवल बाहर की तरफ मिलेंगे। ये बात समझ में भी आती है। एज ए होल, एज ए सिस्टम देखिए तो एक कंडक्टर हो जाता है और कंडक्टर की सरफेस बाहर सरफेस में सब मिलता है, तो ये लॉजिकली फिट भी लग रहा है। चलिए अगला एक सवाल और जल्दी से देखते हैं, जिससे हमारी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल की हो सके। क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स हैव रेडियस r and 2r एंड चार्जेस ऑन देम आर q and q रिस्पेक्टिवली। कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स हैं, तो एक ऐसे बना लेते हैं और एक हम लोग ऐसे बना लेते हैं। इसकी रेडियस एक की r है और इसकी रेडियस 2r है, और इसको दिया है q चार्ज और इसको दिया है q चार्ज। चार्ज q इज डबल्ड। अब ये कह रहा है कि इस q चार्ज को हम 2q कर देना चाहते हैं। हाउ इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू शेल्स अफेक्टेड। देखिए किस तरह से घुमा दिया सवाल। अब आपके लिए ये चंद सेकंड्स का सवाल है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये दो कंसेंट्रिक शेल्स होती हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर ए और बी लिखूं, केवल और केवल किस पे डिपेंड करता था, क्यू पर। डिपेंड्स, चार्जेस के बहाने डिपेंड्स ओनली ऑन इन स्मॉल क्यू पे, इनसाइड पे जो पड़ता था। तो बाहर आपने कितना चार्ज किया है, क्यू का 2q किया, 4q किया, 10q किया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डिपेंड करना है स्मॉल क्यू पर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट चेंज। पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट चेंज, क्योंकि ये डिपेंड करता है अंदर वाले चार्ज पर। इस तरीके से देखिए पूरा पावर पैक्ड लेक्चर है, महीन महीन कॉन्सेप्ट भी आपके सामने, जिससे आप सुपर मजबूत तरीके से बातों को सीख पाएं, समझ पाएं। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। जो कड़ी मेहनत मैं आपके लिए और आप अपने लिए कर रहे हैं, उसका परिणाम फ्लाइंग कलर्स में ही आना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये वीडियो लेक्चर्स सीक्वेंस और सीरियल वाइज देखिएगा, क्योंकि मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूं कि आपको एक के बाद एक किस तरीके से सवाल और चीजें बतानी है, जैसे वो सरल लगती रहें और समझ में आती रहें। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।